गुड मॉर्निंग क्लास। पिछली कक्षा में हम लोगों ने बात अठन्नी की पाठ ख़त्म कर लिया था। उसके सभी प्रश्नोत्तरों की भी चर्चा कर दी थी। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि मैं देख रही हूँ कि व्यूज़ जो मुझे दिख रहे हैं कि कितने बच्चों ने देखा है, बहुत कम दिख रहे हैं। इसका मतलब है कि बहुत सारे बच्चे वीडियो नहीं देख रहे हैं। देखिए, आप लोग ये समझ लीजिए कि अगर आप वीडियो नहीं देख रहे हैं, नुकसान आपका ही है। और सीधी सी बात है, मैं जो बोल रही हूँ वो भी वही बच्चे देख रहे हैं कि जो कि वीडियो देख रहे होंगे। बेहतर होगा कि आप लोग अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि वो लोग ध्यान दें उस चीज़ में। जो लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं, प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि जो वीडियो नहीं देख पा, आपके फ्रेंड्स नहीं देख रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को समझाइए कि वीडियो नहीं देखेंगे, नुकसान उन्हीं का है। क्योंकि हम लोग अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग नहीं देखेंगे। क्लास तो है नहीं कि हम यहाँ पर आपको डांट डपट कर पढ़ने बिठा देंगे। 9th में है आप लोग, 9th 10th बहुत इम्पोर्टेंट ईयर रहता है। आप ये मत समझिए कि हिंदी इजी है, आप नहीं भी पढ़ेंगे चल जाएगा। इजी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा मार्क गेन करना इसमें बहुत कठिन होता है। और एक भी सब्जेक्ट के मार्क्स डाउन होना मतलब आपका सारा रिजल्ट बिगड़ना होता है। आप स्कूल में रहते हैं तो आप अच्छी तरह से ना चाहते हुए भी सुनते हैं और ध्यान देते हैं। लेकिन अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे, नहीं पढ़ेंगे, नुकसान आपका ही होगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप शुरू से ही एक बराबर पढ़ाई करते चलिए और देखते चलिए। कुछ बच्चों का मेरे पास अच्छा रिस्पांस भी आता है, वे क्वेश्चंस भी पूछते हैं, जो नहीं समझ में आता है वे भी पूछते हैं। लेकिन जो बच्चे नहीं देख रहे हैं सो नहीं देख रहे हैं, और ये आप लोगों के लिए नुकसानदेह हो जाएगा। तो अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, काकी। मैंने आपको पिछली बार बताया था कि अब हम काकी शुरू करेंगे। इस क्रम में हम सबसे पहले इस पाठ के लेखक सियाराम गुप्त जी के विषय में परिचय प्राप्त करेंगे। आप लोग अपनी बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 9। सियाराम गुप्त के विषय में। सियाराम गुप्त का जन्म झांसी के निकट चिरगांव में सन 1895 में हुआ। अंडरलाइन कर लीजिए, कहाँ हुआ? चिरगांव में, और 1885 में हुआ। ठीक है। आप राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के, यहाँ पर लिखा है अग्रज थे। अग्रज का मतलब होता है बड़े भाई। लेकिन सियाराम गुप्त, सिया शरण गुप्त में, सॉरी, जो ये सियाराम शरण गुप्त जी थे, वे मैथिली शरण गुप्त जी के छोटे भाई थे, जिसको हम अनुज कहते हैं। अग्रज का अपोजिट होता है अनुज। वे अग्रज नहीं थे, अनुज थे। मैथिली शरण गुप्त जी हमारे राष्ट्र कवि माने जाते हैं। उनको राष्ट्र कवि की उपाधि मिली हुई है। उनकी कविताएं देश प्रेम से ओतप्रोत कविताएं होती थीं, बहुत ही अच्छी कविताएं होती थीं उनकी। देश के एक जाने माने कवि थे मैथिली शरण गुप्त जी, और उन्हीं के छोटे भाई थे ये सियाराम शरण गुप्त जी। अब जब बड़े भाई इतने बड़े कवि थे तो सीधी सी बात है, उसका प्रभाव छोटे भाई पर भी आएगा ही आएगा। दूसरी बात, इनका जो परिवार था वो वैष्णववादी परिवार था और बहुत गांधीवादी परिवार था। इनके जो विचार थे वो गांधीवादी थे, अर्थात सत्य की राह पर चलने वाला और अहिंसा को मानने वाला, विश्व प्रेम, राष्ट्र प्रेम को जो है बल देने वाला। इस तरह के विचारों में, इस तरह के विचारों के ही उसमें, और अपने परिवार, ऐसे विचार वाले परिवार के सानिध्य में जब इनका पालन पोषण हुआ है तो सीधी सी बात है कि उसका असर इनके जीवन पर पड़ना ही था। इनकी कविताओं में भी ये हमको विचार स्पष्ट रूप से देखने को मिल जाते हैं। इनके उपन्यासों में, इनके लेखों में, निबंधों में इस तरह के विचार हमको देखने को मिलते हैं। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद इन्होंने घर पर ही गुजराती, अंग्रेजी और हिंदी भाषा सीखी। पहले के टाइम पे शुरू की जो शिक्षा होती थी, या फिर थोड़ा सा जो स्कूल की शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये लोग जो दूसरी भाषाएं, ज़्यादातर आप पुराने लेखकों और कवियों के बारे में देखेंगे तो ये बात अक्सर देखेंगे कि उन्होंने घर पर ही ज़्यादातर पढ़ाई की। घर पर ही इन लोगों के मास्टर जी पढ़ाने आ जाया करते थे, और वे उस समय जो भी भाषाओं का उनको शिक्षण होता था, अंग्रेजी का, उर्दू का, इस तरह की भाषाओं का शिक्षण भी वे प्राप्त करते थे। ज़्यादातर आप लेखक देखेंगे, कवि देखेंगे, ये लोग बहुभाषी होते थे, यानी कि इनको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान होता था। और शायद इसीलिए इनके अंदर इतनी विद्वता भरी होती थी। हम जितनी भाषाएं सीखते हैं, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम चीज़ें सीखते हैं, उतना ही हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है। जितनी हम भाषाएं सीखते हैं उससे हमारा मानसिक क्षमता जो होती है वो हमारी बढ़ती है। गुप्त जी विश्व प्रेम,
विश्व शांति, अंडरलाइन कर लीजिए, विश्व प्रेम, विश्व शांति, सत्य और अहिंसा से आजीवन प्रभावित रहे। एक बात आप लोग ध्यान दीजिए कि इस बार बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों का जो मतलब कम से कम जो यूनिट टेस्ट होगा जो आप लोगों का, वो आपको बहुत पॉसिबिलिटी है कि MCQs में आए, क्योंकि स्कूल आना हो नहीं पा रहा है। तो जहाँ तक है शायद उसी में होगा, और जो भी फाइनल डिसीज़न होगा जैसा कि स्कूल आप लोगों को बताएगा तो आपके पास मैसेज पहुँच जाएगा। अभी इसको हम फाइनल बात नहीं समझ सकते हैं, लेकिन जहाँ तक पॉसिबिलिटी है इसी तरह से होना है। तो इसलिए आप लोगों को एक एक बात पर विशेष ध्यान देना है और आपको चीज़ें अंडरलाइन करते चलिए, क्योंकि डायरेक्ट एक क्वेश्चन आपको ये मत सोचिए कि आपको MCQ होगा तो डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा रसीला क्या था, नौकर था, मालिक था कि व्यवसायी था। इस तरह के क्वेश्चन नहीं आ जाएंगे, क्वेश्चन अंदर से डीप में आएंगे। इसलिए आपको चीज़ों को अंडरलाइन करते हुए चलना है और ध्यान से सुनते हुए चलना है। इनके साहित्य में दरिद्रता, कुरीतियों के विरुद्ध आक्रोश जैसे भावों की बहुलता है। इनका जो साहित्य है इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, दरिद्रता, कुरीतियों के विरुद्ध आक्रोश। इनके जो लेख थे या जो इनकी कविताएं थी, निबंध थे, उपन्यास थे, उनका मुख्य विषय क्या था? तो उनका मुख्य विषय जो था वो यही था कि जो समाज में जो दरिद्र लोग हैं, जो दरिद्रता फैली हुई है, उनको ध्यान में रखकर, या फिर जो समाज की कुरीतियां हैं उनको ध्यान में रखकर इस तरह की जो इनकी कविताएं और इनके जो रचनाएं हुआ करती थीं। गुप्त जी को दीर्घकालीन साहित्य सेवाओं के लिए सन 1962 में सरस्वती हीरक जयंती के अवसर पर सम्मानित किया गया। इनको सम्मान भी प्राप्त हुआ, क्योंकि बताया कि उनके अपने भाई की तरह ये भले ही राष्ट्रकवि जितनी पद पर नहीं पहुंच पाए, लेकिन ये भी इनकी भी रचनाएं किसी से कम नहीं थीं। बहुत ही ज़्यादा छू लेने वाली कविताएं होती थी इनकी, और समाज की कुरीतियों पर और समाज की दरिद्रता आदि पर इनका विशेष ध्यान रहता था। इन्हें नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी द्वारा सुधाकर पाठक से भी विभूषित किया गया। इनको जो सम्मान मिला था, सुधाकर पाठक नाम का सम्मान इनको दिया गया था। 9 मार्च 1963 को इनका निधन हो गया। 1963 को इनका देहावसान हो गया था। जो इनको सम्मान मिला है उसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए, जिससे आपको विशेष ध्यान रहे कि इनको क्या सम्मान प्राप्त हुआ था। अनाथ, आद्रा, दुर्वादल इनके काव्यखंड और मानुषी कहानी है, कहानी संग्रह, पुण्य पर्व नाटक है, अनुरूप तथा अमृत कविता संग्रह, नारी और गोद उपन्यास तथा झूठ सच निबंध संग्रह उल्लेखनीय है। रचनाएं तो इनकी बहुत सारी है, लेकिन इनमें से ये रचनाएं इनकी उल्लेखनीय है। गुप्त जी की भाषा सरल, सहज तथा व्यवहारिक है। इनकी भाषा हम पढ़ेंगे आगे, आप जो पाठ पढ़ेंगे काकी पाठ, उसकी भी आप भाषा देखेंगे, आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। भाषा बहुत ही सहज, सरल, हमारी बोलचाल की भाषा और सामान्य समझने वाली भाषा है। जैसे कई लेखकों की कविता जो भाषा होती है वह बहुत ही क्लिष्ट अर्थात बहुत ही कठिन होती है, इसे समझना थोड़ा सा कठिन रहता है, लेकिन इनकी भाषा बहुत ही ज़्यादा सरल भाषा थी। इसके अतिरिक्त इनके मन में जो मानवता के प्रति प्रेम था, उसी के कारण जिस व्यक्ति के मन में मानवता के प्रति प्रेम होगा वे अपने दुख को, सामाजिक दुख को भी अपना दुख समझकर उनकी कविताओं में, उनके रचनाओं में कहीं ना कहीं वो चीज़ झलक ही जाती है। इनकी जो कुछ कविताएं थी उसमें से इन्होंने विषाद नाम की एक कविता थी, उसमें अपने विधुर जीवन अर्थात इनकी पत्नी मर गई थी, इनकी पत्नी का देहावसान हो गया था, उसके बाद इनके जीवन में क्या दुख था वह उस कविता में स्पष्ट रूप से झलका है। इसी तरह से आद्रा में इनकी जो पुत्री रमा थी, उनकी मृत्यु हो गई थी, उस दुख को उन्होंने आद्रा कविता में प्रकट किया है। ऐसे इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जो कि उल्लेखनीय हैं। ये साहित्य के छायावाद से प्रभावित थे और गांधीवादी विचारधारा वाले थे। कुछ मैंने पॉइंट्स आपको कॉपी में भी लिखे हैं मैंने, आप लोग उसे भी देख लीजिए और इसे समझ लीजिए। नाम इनका सियाराम गुप्त शरण गुप्त, जन्म 1895 चिरगांव में, मृत्यु 1963 में। विचारधारा गांधीवादी विचारधारा वाले थे और विश्व शांति, सत्य और अहिंसावादी थे। इनका स्वभाव सरल, विनयशील,
सात्विक तथा करुणाशील था। रचनाएं इनकी थी अनाथ, आर्द्रा, दुर्वादल, मानुषी, पुष्प पर्व, झूठ सच आदि छायावाद से प्रभावित थे। इनकी काव्य के विषय और या फिर हम ये कह सकते हैं कि रचना के विषय जनता की दरिद्रता, कुरीतियों के विरुद्ध आक्रोश और विश्व शांति है। इनको कौन सा सम्मान मिला था? सुधाकर पदक इन्हें प्राप्त हुआ। इनकी भाषा शैली बहुत ही सरल, सहज तथा व्यवहारिक थी। तो ये तो हो गया काकी पाठ के लेखक सियाराम शरण गुप्त जी का जीवन परिचय। अगली कक्षा में हम लोग काकी पाठ आरंभ करेंगे।